अब तक आपने कितने करोड़ की ठगी के बारे में सुना होगा? साइबर ठगी। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़। भाई साहब, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी साइबर ठगी हो चुकी है, वो भी पूरे 23 करोड़ की। रकम इतनी बड़ी है कि सुनने वालों को एक बार विश्वास नहीं हो रहा। 23 करोड़, और इसको लूटने के लिए 47 दिन, करीब 1 महीने से ज्यादा एक शख्स को बंधक बनाकर रखा गया, हाउस अरेस्ट करके रखा गया। पूरी कहानी सुनिए, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, ताकि ये आपके साथ ना घटित हो। नरेश मल्होत्रा जो थे वो साउथ दिल्ली के गुलमोहर पार्क में अकेले रहते हैं। ये ठगी की कहानी शुरू होती है 1 अगस्त 2025 को। एक महिला खुद को एयरटेल की कर्मचारी बताती है, उनके पास लैंडलाइन पर फोन करती है, लैंडलाइन के नंबर से फोन करती है उनके मोबाइल पर, और उनको बताती है कि मुंबई में कई बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपका फोन नंबर इस्तेमाल किया गया है। उसने दावा यह भी किया कि खाते जो इस्तेमाल किए गए हैं उसमें 1300 करोड़ की टेरर फंडिंग के लिए ये खाते इस्तेमाल किए गए हैं। और ये सब पैसा किससे जुड़ा है? पुलवामा में जो अभी आतंकी हमला इस साल हुआ है उससे। नरेश मल्होत्रा को बताया गया कि उन्हें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। थोड़ी देर इससे पहले भी नरेश मल्होत्रा के पास इस तरीके की कॉल आती रही है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करते थे। इस बार जालसाजों की इस चाल में वो फंस गए। जैसे ही वो लड़की बात कर ही रही थी, तुरंत उसने वो कॉल फॉरवर्ड की, और वो कॉल जो फॉरवर्ड हुई वो मुंबई पुलिस का अधिकारी बताते हुए उस शख्स ने वीडियो कॉल पे जुड़ने के लिए कहा, और वीडियो कॉल पे तुरंत बिना वो सोच पाते उससे पहले उनके वेरिफिकेशन के प्रोसेस को शुरू कर दिया गया। नरेश ठगों के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे और उनके आदेशों का पालन करने लगे। वीडियो कॉल के दौरान फर्जी अधिकारी ने नरेश मल्होत्रा को बैंक फ्रॉड में शामिल बताते हुए एक शख्स की तस्वीर दिखाई। पूछा, क्या इससे आपका कोई कनेक्शन है? नरेश जी ने मना कर, यार मैं तो देखा ही नहीं, कभी जानता भी नहीं हूं। साइबर अपराधियों ने उन्हें अरेस्ट वारंट और चार्जशीट के बारे में बताते हुए कुछ दस्तावेज भेजे, जिसे देखकर नरेश मल्होत्रा और डर गए। ऐसे में उनका घर, बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट क्या है, शेयर में कहां निवेश किया है, लॉकर का संबंधित ब्यौरा सब मांगा। इससे पहले कि वो उनकी बातों को समझ पाते, कुछ और सोच पाते, साइबर अपराधियों ने किसी से भी बात करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि अगर आपने ये बात लीक की तो उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 6 महीने के लिए हिरासत में लिया जाएगा। बाद में बताया गया उनको कि आपके जमानत की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन सहयोग करेंगे तभी इस परेशानी से बच पाएंगे। नरेश मल्होत्रा बैंक से रिटायर्ड अधिकारी हैं, मतलब वो अपने आप में एक रसूखदार व्यक्ति थे, लेकिन जो चक्रव्यूह रचा था, ये चक्रव्यूह इतना तगड़ा था कि नरेश जी उसमें फंसते चले गए। उनको ये बताया गया कि आप 24 घंटे के सर्विलांस पर हैं, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, आपके हर एक बैंक अकाउंट की जांच होगी, और हर दिन नरेश मल्होत्रा से कुछ घंटे की पूछताछ होती थी। उन्हें डर दिखाया जाता था, दूसरी तरफ से एक भरोसा भी दिया जाता था कि परेशान मत होइएगा, आपको इससे बाहर निकाला जाएगा। उस दौरान नरेश जी के 2 बेटे हैं, वो भी फोन करते थे, लेकिन नरेश जी ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये डर था। और 1 महीने तक वो घर से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि उनके बेटे बाहर रहते हैं, वो अकेले उस घर में रहते थे। इस दौरान नरेश जी ने अपने शेयर मार्केट में जो भी अपने 25-30 साल की कमाई थी, वो सब करीब 13 करोड़ के आसपास जो उनके पास था, वो सारा शेयर मार्केट का पैसा निकाल के उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, 13 करोड़ के आसपास। इससे पहले वो अपनी सेविंग अकाउंट से 14 लाख रुपए जो है वो इन ठगों को ट्रांसफर कर चुके थे। साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो यहाँ नहीं रुके, वो उनको डराते रहे और अधिक पैसा ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते रहे। उनके पास लगातार उनके अलग अलग बैंक अकाउंट के बारे में उनको बताते रहे, जांच करते रहे, और
इस तरीके से करीब 9 करोड़ 90 लाख रुपए और ट्रांसफर करवा लिए। सितंबर तक 22 करोड़ 92 लाख रुपए ट्रांसफर हो चुके थे। 4 सितंबर को एक नया फर्जी अधिकारी आया, उसने नरेश मल्होत्रा से बात की और खुद को ईडी का अधिकारी बताया। उसने कहा कि केस ईडी को ट्रांसफर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को दिखाते हुए उसने धौंस जमाया और कहा पैसे तभी वापस होंगे आपके जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 5 करोड़ रुपए जमा करोगे। और उसके बाद उसने इसके लिए एक प्राइवेट कंपनी दी जहां पे जो है उसको जमा करना है। अब यहां आकर मल्होत्रा जी पूरी तरीके से टूट चुके थे और उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब तक वो 23 करोड़ रुपए गंवा चुके थे और यहां पर उन्होंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने कहा कि भाई साहब अब जो होगा देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मैं पेश हो जाऊंगा, अब मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। जैसे ही ये बात उन्होंने की, साइबर ठगों ने पूरा संपर्क ही खत्म कर दिया। तब नरेश मल्होत्रा को एहसास हुआ कि अरे उनके साथ ठगी हो गई। और फिर उन्होंने अपने जो 2 बेटे हैं जिनसे बात होती थी उनको बताया और उनको ये सारी चीजें जब बताई तब पता चला कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड उनके साथ हो चुका है। ऐसे में आप इस चीज को चेतावनी के रूप में देखिए। अगर कभी भी कोई भी ऐसी कॉल आए जो आपको लगातार ये बताने की कोशिश कर रही हो कि आप कहीं भी किसी भी तरीके के जो लेन देन है वो लेन देन इसलिए कीजिए क्योंकि सामने वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने कुछ गलत किया है और आप बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। इस तरीके के किसी भी कॉल पर भरोसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगर कहीं फ्रॉड हुआ या हुआ है तो 1930 इसको नोट कर लीजिए। इसी नंबर पर आपको सबसे पहले फोन करना है और उसके बाद कोई दूसरी चीज करनी है। इन साइबर अपराधियों के लिए काल है ये फोन नंबर 1930। याद रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।